नमस्कार, आपका स्वागत है ईयर शॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में। इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाते हैं हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों के कुछ अनसुने और कुछ कम सुने किस्से। कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपने वाह वाह की और कुछ ऐसे किस्से जिनको सुनकर आपके मुंह से सिर्फ आह निकली। मैं हूं आपका साथी विप्लव। हिंदी फिल्म के मशहूर कलाकारों की जिंदगी के अनसुने और कम सुने किस्सों की कहानी है ईयर शॉट का ये पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है। 4 अगस्त हिंदुस्तान में, एक्चुअली 4 अगस्त दुनिया भर में किशोर कुमार के फैंस के लिए एक बड़ा पवित्र दिवस होता है। पवित्र दिवस में हम क्या करते हैं? हम अपने इष्ट लोगों की पूजा करते हैं, उनके फोटोग्राफ्स के सामने, मूर्तियों के सामने हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा की जाती है और फिर उनकी बातें की जाती है, उन्हें याद किया जाता है। किशोर कुमार के चाहने वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। जैसे ही 4 अगस्त यानी गुरु का जन्मदिन होता है, उस दिन उनके फोटो के सामने हार, फूल, पूजा सब कुछ होता है और साथ में होता है भजन नहीं, किशोर कुमार के गाने। कलकत्ता में तो उनके फैन क्लब्स की कहानी कुछ ऐसी है कि देर रात तक किशोर कुमार के गाने चलते रहते हैं। कुछ लोग लाइव गाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग सुनी जाती हैं, कोई किस्से सुनाता है किशोर दा के। बड़ी मस्ती चलती है और कभी कभी आपको कोई रेयर फिल्म या रेयर क्लिप देखने को भी मिल जाती है उन क्लब्स में। 4 अगस्त यानी किशोर कुमार यानी 4 अगस्त एक दूसरे के पूरक हैं। एक अनूठे कलाकार थे किशोर कुमार। जब छोटे थे और 3-4 साल 5 साल के थे तब उन्हें गाना गाना बिल्कुल नहीं आता था, बेसुरे थे एक्चुअली। एक बार की बात है, अचार काटने के लिए एक दराती होती है, उनकी माताजी की दराती से उनके पैर का अंगूठा कट गया, तकरीबन उंगली निकल जाने वाली थी। किशोर को बहुत दर्द हुआ, बहुत खून निकला, वो रोते रहे। 1 महीने तक ये दर्द का सिलसिला चला। आपको तो पता ही है, उन दिनों कोई दवाई बहुत अच्छी होती नहीं थी, चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो 1 महीने तक किशोर रोते रहे, दर्द से परेशान, चीखना, चिल्लाना, रोना, यही पूरा दिन चलता रहता था। लेकिन जब उनका घाव भरा तो किशोर का गला इस चीखने, चिल्लाने और रोने की वजह से पूरी तरह खुल गया और उनके सुर लगने लगे अचानक ही। उनके बड़े भाई अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज में काम किया करते थे, उन्हें जबरदस्ती हीरो बना दिया गया। उन दिनों कलाकारों को गाने खुद ही गाना पड़ते थे, तो अशोक कुमार को भी गाना गाने पड़ते थे। उन्हीं को देख के किशोर को कहीं से आदत लग गई गाना गाने की। स्कूल में मैथ्स में किशोर बड़े ही कमजोर थे, तो एक बार टेस्ट चल रही थी और जवाब किशोर को आता नहीं था क्योंकि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट था। उन्होंने आंसर शीट में कुछ लिखना है ये उन्हें याद रहा। उन्होंने जोक्स लिखे, कार्टून बनाए, चित्र बनाए और बहुत सारी पहेलियां लिख दी। खैर, इसके बदले उन्हें नंबर मिले या मार ये तो अब बताने वाला कोई बचा नहीं, लेकिन किशोर की मैडनेस की शुरुआत स्कूल में हो चुकी थी। जैसे ही खाली पीरियड होता या टीचर के आने में देरी होती, टेबल पर तबला बजना शुरू होता और किशोर टीचर के न आने तक गाना गाते रहते हैं। उनके स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले एक शख्स ने किस्सा सुनाया था कि एक बंदा गेट पर खड़ा रहता था, वो दूर से देख लेता था कि सर आ रहे हैं। जैसे ही सर के आने की आहट होती, वो तुरंत इत्तिला करता, गाना बंद, टेबल बंद और सब अपनी अपनी जगह पर शांत बच्चों की तरह बैठ जाते। खैर, मस्ती करना तो किशोर कुमार का बचपन से ही काम था। एक्चुअली किशोर बड़े अतरंगी किस्म के आदमी थे। उनको सामान्य चीजों से बड़ी परेशानी थी, उनको नॉर्मल जो है बड़ा बोरिंग लगता था। तो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में भी एक से बढ़कर एक किस्से किए। इंदौर में क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे, उनका फ्रेंड सर्कल ठीक ठाक था, बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था। किशोर को गाने की आदत थी, तो सबने कहा यार किशोर तुम कॉलेज के फंक्शन में गाया करो। किशोर कुमार महाशर्मीले, सोचिए किशोर कुमार और शर्मीले, लेकिन वो महाशर्मीले थे। वो कॉलेज के फंक्शन में पार्टिसिपेट तो करते थे, गाना भी गाते थे, लेकिन कोरस में गाते थे, ग्रुप सॉन्ग जिसे कहा जाता है। एक दिन पर्दा बंद था और पीछे रिहर्सल चल रही थी और किशोर पहली लाइन में ही खड़े थे उस कोरस की। अचानक किसी ने पर्दा खोल दिया और लोगों ने उनके गाने को सुन लिया। गाने को सुनने के साथ साथ लोगों की आंखें और कान दोनों खुले रह गए, क्योंकि किशोर कुमार जैसी आवाज उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। शर्मीले किशोर कुमार ने अपने दोस्त सक्सेना, जिसने पर्दा खोला था, उसको जिंदगी भर नासेक्स कहकर बुलाया, सक्सेना का उल्टा, और उसे कभी माफ नहीं किया।
इसी क्रिश्चियन कॉलेज की कैंटीन का एक और किस्सा है जहाँ पर किशोर उधारी में कभी कभी चाय पिया करते थे और नाश्ता किया करते थे। तो ये उधारी बढ़ते 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 5 रुपये 75 पैसे हो गई, यानी 5 रुपये 12 आना उस ज़माने के। आपको याद होगा फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार ने आशा भोसले के साथ एक गाना गाया था, दे दे मेरा दे दे तू 5 रुपया 12 आना। वो 5 रुपया 12 आना एक असली किस्सा है जो किशोर कुमार ने अपनी मेमोरी में ताज़ा रखा, और जब वो फिल्म बन रही थी जिसमें पूरी तरह मैडनेस थी, उन्होंने इस मैडनेस का ये किस्सा अपने गाने में डाल दिया। खैर, किशोर कुमार की एक और मज़ेदार आदत थी कि जब वो शर्माते थे तो स्टेज पर जाते नहीं थे, और स्टेज पर जाते नहीं थे तो स्टेज शो में पार्टिसिपेट भी नहीं करते थे। एक बार एक स्टेज शो था, बड़ा स्टेज शो था, काफ़ी सारे सिंगर्स उसमें गा रहे थे, तो किशोर दा को बुलाने के लिए तलत महमूद साहब को अपॉइंट कर दिया गया। क्योंकि तलत महमूद साहब सीनियर सिंगर थे, थोड़े धीर गंभीर किस्म के आदमी थे, किशोर दा से उनकी बनती भी थी। तो तलत महमूद साहब को कहा गया कि आप किशोर जी के घर चले जाइए और उन्हें लेके आइए, तभी वो स्टेज पर गाएंगे। तलत महमूद साहब किशोर के घर पहुंचे। वार्डन रोड पर उनका एक फ्लैट था जहां किशोर रहा करते थे। तलत महमूद साहब पहुंचे, उन्होंने वहां घंटी बजाई, दरवाज़ा खटखटाया। करीब आधा पौना घंटा उनका प्रकरण चलता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। बाद में समझ में आया कि किशोर ने दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब बंद करके अंदर के कमरे में कहीं कान में रुई ठूस के वो सो गए थे। उन्हें स्टेज पर नहीं आना था। सोचिए, 1946 में गाने की शुरुआत करने वाले किशोर कुमार ने अपना पहला स्टेज शो 1971 में किया था। उस स्टेज शो का भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। 1968 में किशोर दा ने एक फिल्म की थी, पड़ोसन। हम सबको याद है, पूरी तरह पागलपने से भरी वो फिल्म थी। उस फिल्म के हीरो थे सुनील दत्त। सुनील दत्त का नाम फिल्म में भोला था, और किशोर कुमार उनके म्यूज़िक टीचर होते हैं, तो उन्हें गुरु कहा जाता है। वो रिश्ता ज़िंदगी भर रहा सुनील दत्त साहब और किशोर कुमार का। आपस में जब भी मिलते थे तो सुनील दत्त साहब उन्हें गुरु कहते थे और किशोर कुमार उन्हें भोला कह के पुकारते थे। तो 1970 की बात है। हिंदुस्तान में जंग की बड़ी कहानियां चला करती थी उन दिनों। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत सारे फिल्म स्टार्स कोई ना कोई स्टेज शो करने के लिए तैयार रहते थे। सुनील दत्त साहब उन दिनों काफ़ी एक्टिव थे। उनका प्लान ये था कि बॉलीवुड से सारे सिंगर्स को, एक्टर्स को ले जाकर एक बड़ा एंटरटेनमेंट शो किया जाए। वो ट्रूप बॉर्डर पर जितने सिपाही पोस्टेड थे वहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर जाकर वो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम किया करते थे। उन एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए फंड रेज हुआ करते थे। कई जगह सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए वो एंटरटेनमेंट किया करते थे। तो 1970 में उन्होंने एक प्रोग्राम की कल्पना की जिसमें किशोर कुमार का नाम उन्होंने अपने अंदाज से, अपने तरीके से डाल दिया कि किशोर तो गा लेंगे। 1 साल लग गया सुनील दत्त साहब को किशोर कुमार को मनाने के लिए कि आप स्टेज पर गा लीजिए। स्टेज पर गाने के लिए भी उन्होंने बड़ी मज़ेदार सी कंडीशन बनाई। उन्होंने कहा कि जैसा हमने पड़ोसन में किया था, माइक पर मैं रहूँगा, मैं होंठ हिलाऊंगा, आप मेरे पीछे खड़े हो जाना और गाना गा देना। और गाना भी वही था, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। इस बात पर किशोर कुमार ने कहा, ये ठीक है, मुझे दिखना नहीं है, मैं लोगों के सामने नहीं गा पाऊंगा। तो चलिए भाई, 1971 में गैंगटॉक के पास एक आर्मी बेस था जहां पर यह फंक्शन रखा गया था। उस आर्मी बेस में चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी, और ये जो सैनिक थे वो इन कलाकारों का इंतजार करते करते करीब 1-1.5 घंटे से उस बर्फ के ऊपर ही बैठे हुए थे। खैर, पर्दा बंद था। सुनील दत्त साहब ने अपने माइक के सामने अपनी पोजीशन ली, अपने पीछे किशोर दा को छुपाया और गाना गाना शुरू किया गया। पर्दा खोला गया। लोगों ने पहले सुनील दत्त को देखा, बड़ी तालियां बजी और लोगों को मजा आने लगा। किशोर कुमार भी एकदम मजे से गा रहे थे। गाना गाते गाते उनकी आंखें बंद हो गई और वो पूरी तल्लीनता से लोगों को एंटरटेन करने में लगे हुए थे। सुनील दत्त ने इस टाइम पलट के देखा कि किशोर कुमार की आंखें बंद है। सुनील दत्त गायब हो गए। और जैसे ही लोगों ने देखा कि अरे गाना तो सच में किशोर कुमार गा रहे हैं, जो तालियां बजी है, किशोर कुमार ने घबरा के आंखें खोल दी और उन्होंने देखा कि सुनील दत्त नहीं है। वो थोड़ा घबरा गए, लेकिन गाना चल रहा था तो गाना तो पूरा करना ही था। जब फंक्शन खत्म हुआ तो जो भोले थे यानी सुनील दत्त साहब थे, वो गुरु से मिलने गए और गुरु ने कहा कि यार, मुझे ये अच्छा लगा कि ये सैनिक जो हैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे से बर्फ पर बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे हैं, और क्या मैं इनके लिए इनके सामने खड़े होकर 5 मिनट गाना नहीं गा सकता? इसलिए मैंने कहा कि आज तो गाना गा ही देता हूँ। और वो दिन था। और उसके बाद जब तक किशोर दा जिंदा रहे तब तक वो स्टेज पर परफॉर्म करते रहे, नाचते रहे, कूदते रहे, धमाल मचाते रहे। किशोर कुमार जैसा
स्टेज परफॉर्मर हमने बाद में कभी नहीं देखा। स्टेज के एक कॉर्नर से आते थे और दूसरे कॉर्नर तक पूरी तरह किशोर कुमार छाए रहा करते थे। लेकिन कहानी ये थी कि सुनील दत्त साहब ने उन्हें ट्रिक करके इस फंक्शन के लिए स्टेज पर गवाने के लिए मजबूर किया था। किशोर कुमार के बारे में अक्सर बात कही जाती है कि वो बड़े कंजूस किस्म के आदमी थे। किशोर कुमार कंजूस तो नहीं कह सकते, लेकिन किशोर कुमार पैसे को लेके ज़रा कॉन्शियस थे। उन्होंने शुरू के दिनों में जो गाने गाए थे या शुरू के दिनों में जहाँ फिल्मों में काम किया था, वहाँ पर उन्हें कभी भी पूरा पेमेंट नहीं मिलता था। तो उन्होंने एक पॉलिसी बना ली थी कि भाई जब तक पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक मैं गाना नहीं गाऊंगा या एक्टिंग नहीं करूंगा। अगर पेमेंट नहीं होता था ना तो वो बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करने लगते थे। जब वो अपने पीक पर थे तो उनको हर गाने के 75,000 रुपये मिलते थे गाना गाने के लिए सिर्फ, और वो भी एडवांस, क्योंकि उन्हें बड़ा क्लियर था कि भाई बाद में कोई पैसा देता नहीं है रिकॉर्डिंग के बाद। इसके लिए उन्होंने एक ट्रिक अपनाई। उनके जो सेक्रेटरी थे उनको डायरेक्शन दे दिया गया था कि आप जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा तो आप एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर रिकॉर्डिस्ट के पीछे खड़े हो जाएंगे। अगर आप वहां खड़े हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि पेमेंट आ गया है, अगर आप नहीं खड़े हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि पेमेंट नहीं आया है। जब जब वो सेक्रेटरी नहीं दिखता था, किशोर कुमार के सिर में दर्द होने लगता था, गला दर्द होने लगता था, जुकाम जैसी फीलिंग आने लगती थी, बुखार आ जाता था, और कभी कभी वो चुपचाप बोलते थे ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, और वो दरवाजे से बाहर निकल के गायब हो जाया करते थे गाना आधा छोड़ के। तो प्रोड्यूसर्स को ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। एक रिकॉर्डिंग का किस्सा था, जब किशोरदा गाना गाने के लिए स्टूडियो में पहुंचे, अपने वॉइस बूथ में खड़े हुए और उन्होंने देखना शुरू किया, रिकॉर्डिस्ट के पीछे उनका सेक्रेटरी कहीं दिख नहीं रहा था। किशोर कुमार को लगा कि शायद पैसे नहीं मिले हैं। वो स्टूडियो से बहाना करके बाहर निकले, बाथरूम में गए, बाथरूम की खिड़की से कूद के स्टूडियो से निकल के चले गए और घर पहुंच गए। 3-4 घंटे तक उनकी ढूंढ मचती रही। लोग उनको परेशान हो के ढूंढते रहे कि कहाँ गए। उनके सेक्रेटरी जो है फिर जैसे तैसे उनके घर पहुंचे तो देखा किशोर कुमार अपने ड्राइंग रूम में बड़े आराम से पसरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साहब, जिस गाने की हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो आप ही की फिल्म का गाना है, उसके आप प्रोड्यूसर हैं, उसके आप डायरेक्टर हैं, उसके आप लिरिसिस्ट हैं, आप उसके म्यूजिक डायरेक्टर भी आप खुद ही हैं, तो आप खुद ही को पैसे दे लीजिए, लेकिन गाना आज कंप्लीट कर दीजिए। ये ऐसे कलाकार थे किशोर कुमार की, अपनी ही रिकॉर्डिंग से भाग गए, क्योंकि उनकी आदत थी कि जब तक सेक्रेटरी नहीं दिखेगा तब तक पैसा नहीं मिला है। एक बार प्रोड्यूसर जो है वो पेमेंट ही नहीं कर रहा था, बड़े दिन हो गए थे, कहानी चल रही थी, तो किशोर कुमार की शूटिंग थी, किशोर कुमार उनकी फिल्म में एक्ट कर रहे थे। किशोर कुमार ने उनसे काफ़ी बार कहा कि भाई पैसा दे दीजिए, नहीं हुआ। तो आखिर में थक हार के वो एक दिन सिर मुंडा के शूटिंग पे पहुंच गए। प्रोड्यूसर घबरा गया, ये क्या किया आपने? भाई मैं आपकी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं मैंने क्या किया? मैंने सिर मुंडा लिया है। क्यों मुंडा लिया आपने? बाल तो रखने चाहिए थे आपको, वो तो आप फिल्म के हीरो हैं, आप कैसे करेंगे ये? किशोरदा का बड़ा अच्छा जवाब था, जब तक पैसे पूरे नहीं मिलेंगे कलाकार भी ऐसा ही मिलेगा जो अपनी मर्जी से चलेगा। पेमेंट आपकी मर्जी से तो काम मेरी मर्जी से। उस दिन के बाद प्रोड्यूसर ने कभी पेमेंट को लेके रुलाया नहीं, तुरंत पेमेंट कर दिया गया किशोरदा का। किशोरदा ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो कुंदन लाल सहगल साहब के स्टाइल से बड़े प्रभावित थे। कुंदन लाल सहगल को वो अपना गुरु मानते थे, और के.एल. सहगल साहब जो है एक्चुअली उन दिनों सभी सिंगर्स के गुरु थे, लेकिन किशोर जी पर उनका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था। तो जो उन्होंने अपनी पहली फिल्म जिसमें उन्होंने गाना गाया था, फिल्म का नाम था जिद्दी 1946 में, खेमचंद प्रकाश जी उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, हीरो थे देवानंद। उस फिल्म में उन्होंने जो पहला गाना गाया था, मरने की दुआएं क्यों मांगूं जीने की तमन्ना कौन करे, बिल्कुल सहगल स्टाइल में गाया था। वो किशोर कुमार जिसकी आवाज़ के आज हम सब दीवाने हैं, उन्होंने अपना ट्रिब्यूट दिया था अपने गुरु कुंदन लाल सहगल को। बड़े दिनों तक ये स्ट्रगल सिंगिंग की चलती रही। किशोर को कभी गाने मिलते कभी नहीं मिलते। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को लगता था कि किशोर को गाना सीखा नहीं है तो इसको नहीं देते हैं, ये क्या गाएगा। 1951 में फिर अशोक कुमार जी ने उन्हें कहा कि भाई आप फिल्मों में एक्टिंग कर लीजिए, कुछ तो काम करना पड़ेगा, दिन भर बैठे रह के नहीं चलेगा। तो उनके मित्र थे, फैमिली फ्रेंड थे, फणी मजूमदार साहब, उनकी एक फिल्म आ रही थी आंदोलन, उसमें किशोर कुमार ने एक्टिंग भी की, हीरो बन गए। उससे सिलसिला शुरू हुआ, करीब 20-22 फिल्में उन्होंने कर ली लगातार, उसमें से भी 15 फ्लॉप। तो किशोर कुमार का थोड़ा मन डगमगाने लगा था कि एक्टिंग की जाए या सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी फिल्में थोड़ी थोड़ी चलने लगी तो उन्हें लगा कि नहीं, दोनों काम किए जा सकते हैं।
एक फिल्म पड़ोसन की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, वहाँ पर मन्ना डे के साथ एक गाना गाया गया था, सुपर हिट सॉन्ग है, एक चतुर नार करके सिंगार। मन्ना दा ने किस्सा सुनाया था कि 7 घंटे तक उस गाने की रिहर्सल की गई थी। आर.डी. बर्मन यानी पंचम उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, और किशोर दा और मन्ना डे साहब और महमूद साहब जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे, फिल्म में बड़े एक्टर भी के तौर पे भी काम कर रहे थे, तो तीनों ने मिलकर उस गाने की 7 घंटे तक लगातार रिहर्सल की। जैसे ही फिल्म के प्रोड्यूसर आए और ये गाने की बात शुरू हुई, किशोर दा ने कहा कि रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, मन्ना दा गा रहे थे। जैसे ही किशोर कुमार की बारी आई गाना गाने की, आधे गाने में किशोर कुमार साहब ने अपने सुर बदल लिए। जिन सुरों की प्रैक्टिस की गई थी और जिन सुरों की रिकॉर्डिंग हुई, वो दोनों सुर बिल्कुल अलग अलग थे, और ये लाइव एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत सिर्फ किशोर कुमार में थी। ऑब्वियसली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन को, पंचम को पता था कि किशोर दा ऐसी कुछ मस्ती करने वाले हैं, लेकिन मन्ना डे साहब जो कि बड़े ही शास्त्र शुद्ध क्लासिकल बैकग्राउंड के सिंगर थे, वो थोड़ा घबरा गए थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो भी पुराने खिलाड़ी थे, तो उन्होंने मामला संभाल लिया, और वो जो सुपर हिट मस्ती भरा, आई थिंक इससे बेहतरीन और इससे ज़्यादा ऊट पटांग गाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज तक तो नहीं बना, एक चतुर नार करके सिंगार। किशोर दा ने इसमें बड़ी कलाकारी की थी, ढेर सारे पुराने गानों की लाइन चुरा चुरा कर इम्प्रोवाइज़ कर दिया था गाने के अंदर ही। जैसे जो फिल्म का मुखड़ा है, इस गाने का मुखड़ा है एक चतुर नार करके सिंगार। ये गाना एक्चुअली किशोर दा के बड़े भाई अशोक कुमार साहब ने एक फिल्म में गाया था, एक चतुर नार करके सिंगार। उन्होंने इस मुखड़े को उठाया, अपने अंदाज में पिरोया और फिर गाने में ऐड कर दिया। लता मंगेशकर का एक गाना था चंदा रे जा रे जा रे, ये गाना उन्होंने रिकॉर्डिंग के टाइम पर किशोर दा ने इम्प्रोवाइज़ किया और बनाया। काला रे जा रे जाके नाले में तू मुँह धो के आ काला रे। अब ये गाना लिखा नहीं गया था ये गाना पूरी तरह रिकॉर्डिंग के टाइम बनाया, इम्प्रोवाइज़ किया गया है, और पंचम से ज़्यादा ये गाना किशोर दा का है और मन्ना दा का है। वैसे मज़े की बात है कि मन्ना दा ने एक बार किशोर के लिए फिल्म में प्लेबैक भी दिया था। फिल्म करोड़पति थी, एक 1961 में आई थी। उसमें एक बड़ा ही फनी सॉन्ग था, पहले मुर्गी आई थी या अंडा, और वो गाना किशोर पर पिक्चराइज किया गया था, जिसमें प्लेबैक जो था वो मन्ना दा का था। किशोर की बात आ रही है और रफ़ी साहब की बात होती है, तो मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि किशोर कुमार और रफ़ी साहब एक्चुअली कंटेम्प्रेरी भी थे, लेकिन रफ़ी साहब थोड़े सीनियर थे। दोनों की एक दूसरे के प्रति इतनी इज्जत थी कि रफ़ी साहब उन्हें हमेशा किशोर दा कहते थे, क्योंकि सारी इंडस्ट्री उन्हें किशोर दा कहती थी। 1975-76 की बात है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी CB जैन साहब को किशोर कुमार से मिलना था। उन्होंने बात की और कहा कि भाई मुझे आपको एक फंक्शन में इनवाइट करना है और आपको वहाँ पर गाना गाना पड़ेगा और तमाम सारी बातें करनी पड़ेगी, लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा, तो मैं इस सिलसिले में आपसे आपके घर आके मिलना चाहता हूँ। जैन साहब किशोर कुमार के घर पहुंचे, लेकिन किशोर कुमार तब गायब हो गए। उन्हें गाना गाने में, इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैन साहब ने अपने मिनिस्टर जो विद्याचरण शुक्ल थे उस टाइम पे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनको बताया। वहाँ से बात पहुंची संजय गांधी तक, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बेटे थे और बड़े ही पावरफुल पॉलिटिकल पर्सन थे। उन्होंने निर्णय लिया कि किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर बैन कर दिए जाएंगे। सोचिए 1975, 76, 77 का मामला है, जब किशोर कुमार अपनी पीक पर गा रहे थे। उन दिनों उनके सारे गाने हिट हो रहे थे और प्रचार प्रसार का एक ही माध्यम था, रेडियो। अब वही बंद हो गया, उस पर किशोर के गाने ही नहीं बजते थे। ये बात रफ़ी साहब को जब पता चली तो रफ़ी साहब फ्लाइट पकड़कर दिल्ली गए, संजय गांधी से मिलने का उन्होंने टाइम लिया और संजय गांधी से मिलकर बड़ी मज़े से एक बात कही कि तुम पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता, तुम किशोर के गाने फिर से शुरू करवाओ। रफ़ी साहब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुसंस्कृत और बहुत ही शराफत से पेश आते थे। उनकी बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि संजय गांधी उनकी बात को मना नहीं कर पाए, और फिर वो किशोर कुमार का बैन हटाया गया और किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो पर फिर आना शुरू हुए। यहाँ काबिल तारीफ बात यह है कि रफ़ी साहब उन दिनों बहुत कम गाने गाया करते थे। रफ़ी साहब के गले में इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से उन्होंने गाने कम कर दिए थे। किशोर कुमार 1969 में आराधना के बाद से किशोर कुमार का सितारा बुलंद था, लेकिन रफ़ी साहब ने अपने मित्र किशोर के लिए संजय गांधी को जाकर कहा कि आप उसके गाने फिर से शुरू करवाइए। बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन बात बहुत बड़ी है कि एक आर्टिस्ट अपने मित्र आर्टिस्ट के लिए किस हद तक जा सकता है।
किशोर कुमार के पागलपन के बड़े किस्से हैं। हालांकि वो खुद कहते थे कि दुनिया पागल है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं उल्टा होकर देखता हूँ तो दुनिया सीधी नज़र आती है, और जब मैं सीधा होकर देखता हूँ तो दुनिया उल्टी नज़र आती है। उन्होंने अपने खंडवा में जहाँ उनका घर था, जहाँ उनका पेरेंट्स रहा करते थे, उस घर के बाहर उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल का बोर्ड लगा दिया था, क्योंकि उनके दोनों भाई बहन और माता पिता सब लोग आपस में रहते थे और पूरा दिन धमा चौकड़ी मची रहती थी। लोगों के आने से बहुत परेशान हो जाते थे किशोर कुमार। वो बहुत ही रेक्लूज, अकेले रहने वाले आदमी थे, बहुत तन्हा किस्म के इंसान थे। और जब वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो उनसे मिलने के लिए कभी प्रोड्यूसर, कभी डायरेक्टर, कभी म्यूजिक डायरेक्टर, कभी लिरिसिस्ट, कोई ना कोई चला ही आता था, उनके फैंस चले आते थे। तो वो परेशान हो जाते थे इन बातों से, और वो सोचते थे कि कैसे इन सबको भगाया जाए। उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, किशोर से सावधान। लोग कुत्ते से सावधान लगाते हैं, इन्होंने लगा दिया किशोर से सावधान। प्रोड्यूसर एच.एस. रवेल साहब अपना बकाया पैसा देने के लिए किशोर कुमार के घर चले गए। एच.एस. रवेल साहब के बेटे राहुल रवेल ने भी किशोर कुमार के साथ काफ़ी काम किया और दोनों ने काफ़ी फिल्में साथ में बनाई। तो एच.एस. रवेल साहब किशोर कुमार का बकाया पेमेंट लेकर उनके घर पहुंचे और किशोर ने भी उन्हें बिठाया, चाय पानी हुआ, तमाम बातें हुई, पैसा भी एक्सेप्ट किया। फिर उठने लगे, रावल साहब ने निकलते टाइम हाथ बढ़ाया कि चलिए हाथ मिला लिया जाए और अलविदा ली जाए। तब जाते टाइम किशोर कुमार ने उनका हाथ दांतों में दबा लिया और काट लिया। रवेल साहब हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? तो किशोर ने कहा, बाहर बोर्ड पे लिखा था ना किशोर से सावधान, यही तो है किशोर से सावधान। ये बात सुनकर राहुल रवेल साहब के पिताजी एच.एस. रवेल साहब भी हंस पड़े, ये आदमी सच में ही पागल है। पैसे का एक किस्सा और है उनका कि फिल्म भाई भाई की शूटिंग थी और डायरेक्टर को किशोर कुमार के 5,000 रुपए देने थे। किशोर को काम करने में यानी शूटिंग करने में बड़ी परेशानी होने लगी। अचानक ही टाइम पर नहीं आते थे, कभी आते भी थे तो जल्दी भाग जाते थे। किसी दिन तो ये होता था कि पूरी शूटिंग, पूरा सेट रेडी है लेकिन किशोर कुमार आ ही नहीं रहे। फिर किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार जी से बात की गई। अशोक कुमार जी ने उन्हें समझाया कि अरे यार किशोर, फिल्म तो पूरी कर ले। ठीक है, मैं आ जाता हूँ। किशोर कुमार अगले दिन शूटिंग के लिए पहुंचे, शॉट रेडी हुआ, कैमरा ऑन हुआ और किशोर कुमार 5,000 चिल्लाते हुए कैमरे के सामने उछल कूद करने लगे, समरसॉल्ट मारने लगे और पूरी की पूरी यूनिट हंस हंस के पागल हो गई। उनका सिर्फ एक ही कहना था, मेरे 5,000 बाकी हैं, वो 5,000 का पैसा वापस कर दो। एक और फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें 8,000 रुपये देने थे, तो वो शूटिंग पर जाते थे और हर दिन सबसे पहले उस प्रोड्यूसर के पास जाके कहते थे, मेरे 8,000 रुपये कब दे रहे हो? बस इतनी बात कहकर वो शूटिंग के लिए निकल जाते थे और ऐसा सिलसिला करीब 6 महीने तक रोज़ चला। आखिर में प्रोड्यूसर ने थक हार के उनको पैसे दे दिए। पैसे के किस्से चल रहे हैं तो एक बंगाली प्रोड्यूसर का किस्सा मुझे ध्यान आ रहा है। बंगाली प्रोड्यूसर ने एक स्टेज शो में किशोर दा को बुलाया था, उन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया। उस शो के पैसे जो हैं वो किशोर साहब को मिलने थे। वो पैसे देने में नाटक कर रहा था और बड़ी परेशानियां चल रही थी। बंगाली प्रोड्यूसर से कुछ झगड़ा भी हो गया था। तो किशोर दा अपने अगले प्रोग्राम में नहीं गाऊंगा ये सोचकर अपने घर चले आए, दरवाज़ा बंद किया और नौकर को कह दिया, जो भी कोई बंगाली बाबू आएगा उसको भगा देना। एक बंगाली बाबू का आना हुआ। नौकर ने देखा कि ये धोती कुर्ता बंगाली बाबू टाइप का आदमी है। उसने बंगाली में बोला और नौकर समझ गया कि ये बंगाली है। उसने उस आदमी को भगा दिया। ये बात कई सालों बाद पता चली कि वो बंगाली आदमी, जिसका शो से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी एक फिल्म किशोर कुमार के पास लेकर आया था जिसमें वो किशोर कुमार से एक्टिंग करवाना चाहता था। उस फिल्म का, उस डायरेक्टर का जो नाम था वो था ऋषिकेश मुखर्जी और फिल्म का नाम था आनंद। जी हाँ, ये वही आनंद फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन थे और राजेश खन्ना का रोल एक्चुअली सबसे पहले किशोर दा करने वाले थे। लेकिन किस्मत की बात है फिल्म राजेश खन्ना को मिली और राजेश खन्ना की ज़िंदगी वहाँ से जो तेज़ रफ्तार फास्ट ट्रैक पर चली गई वो हम सब ने देखा है। किशोर कुमार ने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को फॉलो किया। किशोर कुमार का एक आदत थी कि वो इंस्पायर कम हुआ करते थे, लेकिन उनकी एक स्टाइल होती है सिंगिंग की, यॉडलिंग जिसे कहा जाता है। ये जो वो गानों में किया करते थे इसे यॉडलिंग कहा जाता है। 2 कलाकार थे, जिमी रॉजर्स और टेक्स मॉर्टन, जो उनके फेवरेट हुआ करते थे। वो यॉडलिंग किया करते थे और किशोर कुमार ने वो यॉडलिंग वहाँ से पिक करके अपने गानों में डालना शुरू की थी। पर्सनल लाइफ की अगर किशोर दा की बात करें तो एक किस्सा है कि किशोर दा चार्ली चैपलिन को बहुत मानते थे कि बिना बोले ये आदमी कितना कुछ कह जाता है।
तो चार्ली चैपलिन ने 4 शादियां की थी, उन्हीं की तरह किशोरदा ने भी 4 शादियां की। उनकी पहली शादी जो थी वो एक बंगाली एक्ट्रेस और सिंगर थी, रूमा गुहा ठाकुर था, उनसे हुई थी। अब रूमा की माताजी जो थी उनका नाम था सती देवी, और वो महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की साली थी। यानी सत्यजीत रे की पत्नी विजया रॉय और सती देवी आपस में बहनें थी। रूमा की शादी किशोर से ज़्यादा चली नहीं। कहते हैं कि दोनों की सक्सेस एक दूसरे को पसंद नहीं आ रही थी। किशोर को रूमा की सक्सेस पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि इस बात में सत्यता कम लगती है। ये भी अफवाह उड़ी कि उन्हीं की कहानी पर, यानी किशोर और रूमा की आपस की कहानी के ऊपर फिल्म अभिमान बनाई गई, जिसमें अमिताभ बच्चन थे और जया भादुड़ी थी। लेकिन बहुत सारे फिल्म हिस्टोरियंस भी कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि दोनों सिंगर थे। अमिताभ और जया ने फिल्म में सिंगर का रोल अदा किया था, किशोर और रूमा दोनों सिंगर थे। इस वजह से लोगों को लगता था कि अभिमान की जो कहानी है वो किशोर कुमार की निजी ज़िंदगी की कहानी है। लेकिन डायरेक्टर साहब जो थे, मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा था कि ये फिल्म सितार माइस्ट्रो पंडित रविशंकर और उनकी इक्वली टैलेंटेड या उनसे बेहतर टैलेंट उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के बीच की कहानी है। अन्नपूर्णा देवी रविशंकर जैसी फ्लैम्बॉयंट नहीं थी, लेकिन वो सितार बहुत अच्छा बजाती थी, और उन दोनों के बीच में मतभेद की वजह भी यही थी। किशोर की कहानी वाली जो बात थी अभिमान की, वो गलत है। हालांकि किशोर ने उस फिल्म में बड़े अच्छे गाने गाए थे। मीत ना मिला रे मन का वॉज वन ऑफ द सुपरहिट सॉन्ग्स, जो रेडियो पर भी काफ़ी बजा करता था। किशोर की अगली शादी थी चलती का नाम गाड़ी और झुमरू जैसी फिल्मों में उनकी को स्टार थी मधुबाला। उन्होंने मधुबाला से शादी की थी। मधुबाला ने पहले प्रेमनाथ और दिलीप कुमार और ऐसे कई उनके अफेयर्स रहे, जिसके बाद मधुबाला जो है वो टूट गई थी। उसी टाइम पता चला था कि मधुबाला को एक हार्ट में कंजेनाइटल डिजीज़ है, उनके हार्ट में छेद था, और उन दिनों कोई चांसेस नहीं थे कि वॉल्व लगा दिया जा सके। तो मधुबाला की ज़िंदगी में बहुत कम साल बचे थे, लेकिन किशोर कुमार को उनसे इतना प्यार था कि उन्होंने मधुबाला से इस जिद पर शादी की थी कि मैं अब बचा हुआ समय जो है मधुबाला का, उसमें उनकी देखभाल करूँगा। काफ़ी समय तक किशोर कुमार ने देखभाल की मधुबाला की, लेकिन फिर किस्सा कुछ ऐसा हुआ कि मधुबाला को उनका साथ पसंद आना बंद हो गया। मधुबाला को ये लगता था कि क्यों किशोर अपनी जवानी एक बीमार पत्नी की तीमारदारी में खर्च कर रहे हैं। उनके और किशोर के बीच में इस बात पे थोड़ा विवाद होता था। किशोर कुमार ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन सहन नहीं कर पाते थे, तो घर से चले जाया करते थे। फिर एक समय ऐसा आया कि उनको मधुबाला का साथ छोड़ना पड़ा, और मधुबाला फिर अपने बहनों और रिलेटिव्स के साथ रहने लगी थी। किशोर कुमार ने ज़िंदगी में मेरे ख्याल से इतना बड़ा कदम कभी नहीं उठाया था। उन्होंने मधुबाला से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, अपना नाम अब्दुल करीम रख लिया था, और तब ये उन्होंने निकाह पढ़ा था उनके साथ में। खैर, मधुबाला की डेथ के बाद किशोर कुमार फिर अकेले रह गए। वो वैसे भी अकेले इंसान थे, और डेथ के बाद मधुबाला की तो वो और अकेले हो गए थे। कई सालों के बाद उन्होंने एक एक्ट्रेस थी योगिता बाली, उनसे शादी की। शादी की रात का जो किस्सा है, जिसके बाद किशोर और योगिता बाली की आपस में बिल्कुल नहीं बनी। उस दिन जब शादी ख़त्म हुई, सुहागरात थी, उस दिन हर लड़की के मन में बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़ी उमंगें होती हैं। लेकिन किशोर कुमार उस रात को, कहते हैं, ये एक किस्सा है, हकीकत किसी को पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि सुहागरात की घड़ी में किशोर कुमार अपनी शादी में आए हुए तमाम लिफाफों में से पैसे निकालकर हिसाब बना रहे थे कि उन्हें इस शादी में किसने कितना पैसा दिया और उन्हें कुल जमा कितनी आमदनी हुई है। इस बात से चिढ़कर योगिता बाली और किशोर कुमार में काफ़ी झगड़ा हुआ। हालांकि योगिता बाली और किशोर का तलाक हो गया। योगिता बाली ने फिर मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, और किशोर कुमार बीइंग किशोर कुमार, उन्होंने कई सालों तक मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना गाने से साफ साफ इनकार कर दिया। अपना गुस्सा दिखाने का ये भी एक तरीका है। सबसे आखिर में शादी हुई किशोरदा की लीना चंद्रावरकर जी से, और लीना चंद्रावरकर बहुत सुंदर थी, फिल्मों में हीरोइन बनी थी, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। किशोरदा ने उन्हें देखा, उन्होंने किशोरदा को देखा। उम्र का फासला भी बहुत था, लेकिन किशोरदा को लीना बहुत पसंद आई। उनका हंसता खेलता बबली सा नेचर बहुत पसंद आया। दोनों की शादी हुई, और चार्ली चैपलिन की 4 शादियों जैसी ये चौथी शादी, जैसे चार्ली की बहुत चली थी, ठीक वैसे ही किशोरदा की लीना चंद्रावरकर के साथ जो चौथी शादी थी वो बहुत चली। रूमा गुहा ठाकुरता जी के साथ किशोरदा के एक बेटे हैं अमित कुमार, जो उन्हीं की तरह सिंगर हैं। बहुत सालों तक उन्होंने भी गाना गाया और बीच में गाना गाना बंद कर दिया था। ठीक वैसे ही लीना चंद्रावरकर के साथ भी किशोरदा के एक सुपुत्र हैं सुमित,
सुमित कुमार गांगुली, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने की, लेकिन वो आर्टिस्ट तबीयत के आदमी थे, उन्हें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। किशोर कुमार ने अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा जोड़ा, बहुत पैसा इकट्ठा किया, घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी, और अब अमित कुमार, लीना चंद्रावरकर और सुमित कुमार तीनों लोग मिलकर अपने पिताजी की लेगेसी, अपने हस्बैंड की लेगेसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। कई सालों से कोशिश चल रही कि किशोर कुमार के ऊपर एक फ़िल्म बनाई जाए, किशोर कुमार का एक संग्रहालय बनाया जाए, एक म्यूज़ियम बनाया जाए, लेकिन वो सिर्फ एक काम चल रहा है, उस पर कुछ आगे बात हुई नहीं है। एक किशोर कुमार की कंजूसी का जो किस्सा था, उसी में एक किस्सा मैं और बता देता हूँ कि एक समय था जब किशोर कुमार ने फिल्म चारुलता, जिसके डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उसके लिए उन्होंने गाना गाने के लिए उन्हें बुलाया गया था। तब ये तय नहीं हो पा रहा था कि सत्यजीत रे को किशोर दा को कितने पैसे देने चाहिए। फीस के हिसाब से तो किशोर दा के बहुत पैसे होते थे, सत्यजीत रे ऑब्वियसली उतने पैसे देने में असमर्थ भी थे और इंटरेस्टेड भी नहीं थे। पर जब किशोर दा को पता चला कि सत्यजीत रे साहब की फिल्म में, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। और जब सत्यजीत रे की सुपरहिट फिल्म पाथेर पांचाली बन रही थी और उनके पास पैसे की कमी हो गई थी, तो किशोर कुमार ने चुपचाप जाके उन्हें 5,000 रुपये दे दिए थे ताकि वो अपनी फिल्म कंप्लीट कर सकें। और पाथेर पांचाली का दुनिया में जो नाम है, हमारे हिंदुस्तान की पहचान के तौर पे पाथेर पांचाली मानी जाती है। और सत्यजीत रे की जो सुपरहिट फिल्मों की श्रृंखला है, उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। और सत्यजीत रे जो इतने बड़े डायरेक्टर बने कि उन्हें ऑस्कर सम्मानित किया गया, उसकी शुरुआत भी पाथेर पांचाली से ही हुई थी। और उसके पीछे कहीं ना कहीं किशोर दा मौजूद थे, कहीं ना कहीं किशोर दा का एक छोटा सा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूशन था। आज 4 अगस्त है, किशोर दा का बर्थडे है। किशोर कुमार एक जीनियस कलाकार थे जिन्होंने कभी गाना नहीं सीखा। किशोर दा एक ऐसे कलाकार थे जो अगर डुएट गा रहे हों तो वो सिर्फ उन्हीं की आवाज़ आए ऐसा होता था, क्योंकि वो बीच में जोक सुनाकर अपने साथी सिंगर को हंसा दिया करते थे। लता मंगेशकर और आशा भोसले तो इस बात के गवाह हैं कि गाने की रिकॉर्डिंग चलती थी और किशोर दा जोक सुना देते थे, और लता मंगेशकर और आशा भोसले पूरे टाइम हंसती रहती थी, और किशोर दा अपने हिस्से का गाना बगैर चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन लाए गा कर निकल जाया करते थे। इस जीनियस कलाकार के जाने से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे R.D. बर्मन साहब हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं जिन्होंने बहुत काम किया, राजेश रोशन साहब है जिन्होंने किशोर दा के अंदाज को बड़ा तरीके से कैपिटलाइज किया, उनकी हर आवाज़ का, उनके हर अंदाज का उन्होंने एक गाना बनाकर पेश किया। उन लोगों के लिए बड़ा प्रश्न हो गया था कि अब क्या किया जाएगा। किशोर के बेटे थे अमित कुमार जो उनकी जगह ले सकते थे, लेकिन वो किशोर नहीं थे, और इसी वजह से अमित कुमार का करियर कुछ चला, कुछ नहीं चला, और फिर बाद में बिल्कुल बंद हो गया। किशोर कुमार के जाने के बाद एक अच्छी बात जो है एक आर्टिस्ट ने कही थी। उन आर्टिस्ट का मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि किशोर दा और उनके बीच में एक पॉइंट पर विवाद था बड़ा, और वो आर्टिस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब उनके लेवल के कोई और एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिलते नहीं हैं। किशोर दा ने उनके लिए काफ़ी गाने गाए थे, लेकिन जब किशोर दा की डेथ हो गई तो उस बड़े कलाकार ने अपने घर पर इंटरव्यू में एक कहा था कि किशोर दा का जाना कोई मामूली बात नहीं है। किशोर दा हज़ारों साल में एक किशोर कुमार पैदा होते हैं, उनके जैसे गाने वाले बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन किशोर दा खुद कभी वापस नहीं आएंगे। उनका अंदाज मैच करना मुश्किल है, और मेरे लिए ये पर्सनल लॉस है क्योंकि अब मेरे पास वो आवाज़ नहीं है। मैं एक्टिंग से तो आपको मज़ा दिला दूंगा, लेकिन चूंकि मेरी आवाज़ चली गई है तो अब गानों में शायद आपको वो मज़ा नहीं आएगा। सदी के महानायक ने बात कही थी, और उनके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा दुख था कि किशोर कुमार चले गए थे। खैर, आज तो 4 अगस्त है, किशोर कुमार का जन्मदिन है। हमें तो जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहिए, किशोर कुमार के गाने लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, और कुछ किशोर कुमार के अंदाज में यॉडलिंग करते हुए मस्ती करनी चाहिए। तो आज 4 अगस्त पर ये थी कुछ बातें किशोर दा की, उनकी ज़िंदगी की, कुछ ऐसे किस्से जो कम सुने हैं, कुछ ऐसे किस्से जो अनसुने हैं। ईयरशॉट के इस पॉडकास्ट लाइफ थोड़ी फिल्मी है में आज हम सब सुनने वाले, संगीत के चाहने वाले, हिंदी फिल्म के आशिक, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किशोर कुमार को सलाम करते हैं।